हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल एनएडीएन एक्सप्लेन्स पे। और आज एटॉमिक स्ट्रक्चर का लेक्चर 5 है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। और इससे पिछले वाले वीडियो में जो कि एटॉमिक स्ट्रक्चर का लेक्चर 4 था, उसमें हम लोगों ने पढ़ा था न्यूक्लियस का डिस्कवरी और थॉम्सन मॉडल ऑफ एटम। ठीक है, तो चलिए इसको शुरू करते हैं। जो पिछले वाले वीडियो में थॉम्सन मॉडल ऑफ एटम में मैंने आपको बताया था, थॉम्सन ने कंपेयर किया था एटम को वाटरमेलन के जैसा। ठीक है, और वो मैंने आपको बताया था कि वो जो थॉम्सन मॉडल था वो उतना करेक्ट मॉडल नहीं था, वो रॉन्ग मॉडल था। उसमें एक चीज़ सिर्फ काम लायक था, जो ओवरऑल न्यूट्रलिटी के बारे में जो थॉम्सन ने बताया था। थॉम्सन ने बताया था ओवरऑल एटम क्या होता है, न्यूट्रल होता है, एटम पे कोई चार्ज नहीं होता है। तो चलिए पहले देखते हैं रदरफोर्ड का सेटअप क्या था। उनका ये अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट का कैसा सेटअप था, वो पहले हम लोग डिजाइन करते हैं। उसके बाद हम लोग उसका ऑब्जर्वेशन पढ़ेंगे, उसके बाद कंक्लूजन पढ़ेंगे, और उसके बाद उनका जो ड्रॉबैक्स क्या क्या था वो भी हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहले देखते हैं उनका सेटअप क्या था। तो उन्होंने एक रेडियो एक्टिव मटेरियल लिया था। जैसे रेडियो एक्टिव एलिमेंट मैंने आपको बताया था न्यूट्रॉन के डिस्कवरी में भी, ये सपोज एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट क्या होता है, वो अल्फा बीटा गामा रेडिएशन क्या करता है, इमिट करता है, कॉन्टिन्यूसली क्या करता है, इमिट करता है अल्फा बीटा गामा रेडिएशन। ये क्या है, रेडियो एक्टिव मटेरियल है। और यहाँ पर उन्होंने एक गोल्ड फॉइल लिया, एक पतला सा गोल्ड फॉइल, एक पतला सा क्या लिया, गोल्ड फॉइल। ये क्या है, गोल्ड फॉइल, गोल्ड फॉइल। ये इतना पतला है कि इसका जो थिकनेस है 100 नैनोमीटर है। इसका थिकनेस क्या है, नैनोमीटर। नैनोमीटर में होता है 10⁻⁹ मीटर होता है। सोचिए कितना पतला होगा। ये इतना पतला है कि इसमें सिर्फ गोल्ड का एक एटम प्रेजेंट होगा। कितना एटम, एक एटम प्रेजेंट होगा इसमें, इतना पतला है ये। ठीक है, तो और अल्फा पार्टिकल क्या होता है, मैंने आपको बताया था अल्फा पार्टिकल जो हीलियम का न्यूक्लियस होता है उसको हम अल्फा पार्टिकल बोलते हैं। हीलियम को अगर हम आयोनाइज करेंगे, तो इससे 2 इलेक्ट्रॉन पहले बाहर हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर हो जाएगा। और हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, 2 इलेक्ट्रॉन अगर बाहर हो गया तो क्या बच गया He2+। क्या बच गया, He2+। कोई भी एलिमेंट अगर इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है तो उसमें प्लस चार्ज आता है। यही क्या होता है, हीलियम का न्यूक्लियस। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अल्फा पार्टिकल। क्या बोलते हैं, अल्फा पार्टिकल। तो रदरफोर्ड ने क्या किया था, एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस लिया था। ये क्या है, रेडियो एक्टिव मटेरियल, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। ये एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है जिससे कंटिन्यूसली अल्फा बीटा गामा रेडिएशन निकलता है। और इन्होंने क्या किया, तो अल्फा पार्टिकल का इस गोल्ड फॉइल पे बम्बार्डिंग कराया। अल्फा पार्टिकल का इस गोल्ड फॉइल पे क्या कराया, बम्बार्डिंग कराया। ठीक है, ये इस तरह से उनका कुछ सेटअप था। ठीक है, अल्फा पार्टिकल का इस पे बम्बार्डिंग कराया उन्होंने। तो देखिए ये क्या है, अल्फा पार्टिकल, ये अल्फा पार्टिकल है। ये क्या है, अल्फा पार्टिकल He2+, अल्फा पार्टिकल का उन्होंने क्या किया, बम्बार्डिंग कराया। तो अल्फा पार्टिकल के बम्बार्डिंग कराने से उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल था बिना डेविएशन के पास कर गया गोल्ड फॉइल को। जो मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल था बिना कोई डेविएशन के गोल्ड फॉइल को पास कर गया। ठीक है, देखिए जो अल्फा पार्टिकल है बिना कोई डेविएशन के इस गोल्ड फॉइल को क्या कर गया, पास कर गया। ठीक है, ये इनका पहला ऑब्जर्वेशन था। ये मैं आपको नोट भी करवाऊंगा। पहले आप समझिए कि मैक्सिमम जो अल्फा पार्टिकल था इस गोल्ड फॉइल को बिना कोई डेविएशन के पास कर गया। कुछ अल्फा पार्टिकल जो है सम एंगल पे डेविएट कर गया। गोल्ड फॉइल के नज़दीक जाते ही सम एंगल पे क्या हो गया, डेविएट कर गया। कुछ अल्फा पार्टिकल सम एंगल पे डेविएट कर गया। ठीक है, अभी तक 2 चीज़ मैंने बताया आपको। मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल जो था इस गोल्ड फॉइल को विथआउट डेविएशन पास कर गया। कुछ अल्फा पार्टिकल, वेरी फ्यू नहीं, कुछ अल्फा पार्टिकल जो है कुछ डेविएशन पर पास कर गया, सम एंगल पर क्या हो गया, इसको डिफ्लेक्ट कर गया, सम एंगल पर डिफ्लेक्ट कर गया। देखिए इसको सीधा जाना चाहिए था, ये डिफ्लेक्ट कर गया, सीधा जाना चाहिए था, डिफ्लेक्ट कर गया। ठीक है, और वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल 18,000 से 20,000, 18,000 से
20,000 अल्फा पार्टिकल में से एक अल्फा पार्टिकल ऐसा था जो कि 180 डिग्री पर रिटर्न हो गया। 18,000 से 20,000 अल्फा पार्टिकल में एक अल्फा पार्टिकल ऐसा था जो कि 180 डिग्री के एंगल पे रिटर्न हो गया, जैसे गया वैसे वापस आ गया। ये रिटर्न एट 180 डिग्री, मतलब बाउंस बैक हो गया। 180 डिग्री पे क्या हो गया, रिटर्न हो गया, जैसे गया था वैसे वापस आ गया। तो अभी तक मैंने आपको बताया कि रदरफोर्ड का ये सेटअप कैसा था। तो यहाँ पर एक रेडियो एक्टिव सबस्टेंस था जिससे अल्फा पार्टिकल निकलेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक गोल्ड फॉयल है, बहुत ही पतला गोल्ड का चादर है, गोल्ड का सोना क्या है, चादर है, पतला सा सीट है, ठीक है, जो जिसका थिकनेस कितना है 100 नैनोमीटर है, मतलब बहुत ही क्या है, इसका कम थिकनेस है, बहुत ही पतला है, ताकि इसमें एक ही एटम गोल्ड का आ पाए, ठीक है। और यहाँ पर इस तरह का कुछ सेटअप था। और हीलियम क्या होता है, अल्फा पार्टिकल क्या होता है, तो हीलियम का न्यूक्लियस होता है। अगर हीलियम को आप आयोनाइज कर दीजिएगा तो जो पॉजिटिव वाला पार्ट बचेगा, पॉजिटिव आयन बचेगा H2+ हीलियम का न्यूक्लियस, इसको हम क्या बोलेंगे, अल्फा पार्टिकल बोलेंगे। इसको हीलियम का न्यूक्लियस क्यों बोलते हैं, क्योंकि न्यूक्लियस में क्या रहता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन रहता है। न्यूक्लियस में क्या रहता है, प्रोटॉन। अभी ये न्यूक्लियस का डिस्कवरी आपको इसी में बताएंगे। रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस का ही डिस्कवरी किया था। ये एटम का खोज कर रहे थे, लेकिन इससे अनफॉर्चुनेटली जो है इन्होंने जितना भी थ्योरी दिया वो सब किसके लिए वैलिड हो गया, न्यूक्लियस के लिए। और इन्होंने ही क्या दिया था, नाम दिया था न्यूक्लियस। फर्स्ट टाइम इन्होंने ही न्यूक्लियस बोला था, न्यूक्लियस ही नाम दिया था इस एक्सपेरिमेंट के बाद, ठीक है। तो न्यूक्लियस में क्या क्या होता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, और बाहर में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। फंडामेंटल पार्टिकल प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद एटम में से क्या बच जाएगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन कहाँ रहता है, न्यूक्लियस में, इसीलिए इसको हम बोलते हैं हीलियम का न्यूक्लियस बोला जाता है अल्फा पार्टिकल को, ठीक है। तो इस तरह का कुछ सेटअप था। पहला इनका ऑब्जर्वेशन था, मैं आपको नोट डाउन कराऊंगा। पहला इनका था ऑब्जर्वेशन कि मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल क्या कर गया, गोल्ड फॉयल को बिना कोई डिफ्लेक्शन के पास कर गया। मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल क्या कर गया, इसको बिना कोई डिफ्लेक्शन के पास कर गया। दूसरा कि कुछ अल्फा रेज जो है कुछ एंगल पर डेविएट हो गया। कुछ अल्फा रेज क्या हुआ, सम एंगल पर डेविएट हो गया। देखिए ये सीधा जा रहा था, ऐसे डिफ्लेक्ट हो गया, ऐसे डिफ्लेक्ट हो गया, ऐसे डिफ्लेक्ट हो गया। और वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल जो है, मतलब बहुत ही कम, 18,000 से 20,000 में एक अल्फा पार्टिकल ऐसा था जो कि 180 डिग्री पर रिटर्न हो गया, बाउंस बैक हो गया सोर्स की तरफ, ऐसे गया ऐसे आ गया। देखिए ये तीर के निशान जाने वाला, ये आने वाला, ठीक है। तो ये सारा आप नोट डाउन कीजिए। उसके बाद हम लोग चलेंगे इसका जो है ऑब्जर्वेशंस को नोट करेंगे। उसके बाद 3 ऑब्जर्वेशन पे इन्होंने 3 कंक्लूजन दिया था, 3 रिजल्ट इन्होंने दिया था, उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। नोट कीजिए इसको। चलिए हम लोग पढ़ते हैं इनका ऑब्जर्वेशन क्या क्या था। तो पहला ऑब्जर्वेशन क्या था, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पासेस थ्रू गोल्ड फॉयल विदाउट डिफ्लेक्शन। ज़्यादातर अल्फा पार्टिकल क्या हुआ, बिना डिफ्लेक्शन के सीधा सीधा क्या कर गया, पास कर गया गोल्ड फॉयल को। तो हम लोग लिखेंगे ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन लिखेंगे। पहला ऑब्जर्वेशन, पहला, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल passes through gold foil, passes through gold foil without डिफ्लेक्शन। तो मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल क्या हुआ था, बिना कोई डिफ्लेक्शन के सीधा सीधा क्या हुआ था, गोल्ड फॉयल को एकदम छेद करके इस साइड से उस साइड क्या होता, पास कर गया था, ठीक है। दूसरा ऑब्जर्वेशन इनका था, जो कुछ अल्फा पार्टिकल था, सम अल्फा पार्टिकल, सम या फ्यू अल्फा पार्टिकल, फ्यू लिख सकते हैं यहाँ पे, फ्यू अल्फा पार्टिकल पासेज थ्रू गोल्ड फॉयल, few alpha particle passes through gold foil with some deflection। जो कुछ अल्फा पार्टिकल था वो गोल्ड फॉयल को सम कुछ एंगल पे क्या हुआ, डिफ्लेक्ट हो गया। जो कुछ अल्फा पार्टिकल था, फ्यू अल्फा पार्टिकल गोल्ड फॉयल को क्या किया, सम एंगल पे, फ्यू अल्फा पार्टिकल पासेस थ्रू गोल्ड फॉयल विथ, फ्यू अल्फा पार्टिकल पासेस थ्रू गोल्ड फॉयल विथ सम डिफ्लेक्शन, ठीक है। कुछ डिफ्लेक्शन दिखाया, कुछ एंगल पर क्या हुआ, डिफ्लेक्ट कर गया। और वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल,
very few alpha particle passes through gold foil with some deflection, ठीक है। तीसरा very few alpha particle bounce back मतलब मीन्स रिटर्न एट 180 डिग्री, रिटर्न एट 180 डिग्री। 180 डिग्री पे क्या हो गया, बाउंस बैक हो गया। वेरी फ्यू कहने का मतलब कितने में, 18,000 से लेके 20,000 में एक अल्फा पार्टिकल ऐसा था जो कि 180 डिग्री पर बाउंस बैक हो गया, ठीक है। तो मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल क्या हुआ, मैक्सिमम जो मोस्ट अल्फा पार्टिकल था वो बिना कोई डिफ्लेक्शन के पास कर गया, और जो फ्यू अल्फा पार्टिकल था वो पास किया कुछ डिफ्लेक्शन से, कुछ सम एंगल का डिफ्लेक्शन आया उसमें, ठीक है। फ्यू अल्फा पार्टिकल पासेस थ्रू द गोल्ड फॉइल विथ सम डिफ्लेक्शन इन एंगल लिख सकते हैं, विथ सम एंगल डिफ्लेक्शन लिख सकते हैं, with some deflection in angle, नहीं तो with some deflection लिख सकते हैं, ठीक है। और लास्ट वाला वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल बाउंस बैक मीन्स रिटर्न एट 180 डिग्री। 180 डिग्री पे क्या हो गया, रिटर्न हो गया। तो इनका ये 3 ऑब्जर्वेशन था। पहला ऑब्जर्वेशन मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल पास कर गया गोल्ड फॉइल को विदाउट डिफ्लेक्शन, कुछ अल्फा पार्टिकल कुछ एंगल पर डिफ्लेक्ट हो गया, और बहुत कम अल्फा पार्टिकल 18,000 से 20,000 में एक अल्फा पार्टिकल ऐसा था जो 180 डिग्री पर रिटर्न हो गया। ये 3 ऑब्जर्वेशन पे इन्होंने 3 कंक्लूजन दिया, वो भी हम आपको भी बता रहे हैं। ये 3 ऑब्जर्वेशन पे उन्होंने 3 कंक्लूजन दिया। पहला कंक्लूजन क्या दिया उन्होंने कि मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल जो है बिना कोई डिफ्लेक्शन के पास कर गया, सीधा सीधा पास कर गया गोल्ड फॉइल को। इसका मतलब ये हुआ कि मैक्सिमम स्पेस जो एटम में होता है वो एम्प्टी होता है, खाली होता है। जो मैक्सिमम स्पेस जो होता है एटम में वो खाली होता है। दूसरा उन्होंने बताया कि कुछ अल्फा पार्टिकल जो है सम एंगल पर डेविएट हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि देयर मस्ट बी अ पॉजिटिव पार्टिकल इन द एटम, एटम में एक पॉजिटिव पार्टिकल होना जरूरी है, मतलब वहाँ पर एक पॉजिटिव पार्टिकल होना चाहिए। तीसरा ऑब्जर्वेशन बहुत ही कम अल्फा पार्टिकल क्या हुआ, 180 डिग्री पर रिटर्न हो गया। इसका मतलब इसका ये इसलिए हुआ क्योंकि अल्फा पार्टिकल का डायरेक्ट कोलिजन किसी पॉजिटिव पार्टिकल से हुआ है, हैवी मास से हुआ है, इसके कारण क्या हुआ, वो रिटर्न हो गया। आपको ये पहले नोट कीजिए, उसके बाद कंक्लूजन लिखते हैं, उसके बाद आपको समझाएंगे। लिख लिए। अब हम लोग चलते हैं कंक्लूजन पे। कंक्लूजन क्या था, कंक्लूजन बोल सकते हैं और या रिजल्ट भी बोल सकते हैं। रिजल्ट क्या था, इनसे उन्होंने क्या क्या रिजल्ट निकाला। पहला आपको पहला देखिए, पहला ऑब्जर्वेशन से पहला रिजल्ट, दूसरा ऑब्जर्वेशन से दूसरा रिजल्ट, और तीसरा ऑब्जर्वेशन से तीसरा रिजल्ट। तो पहला ऑब्जर्वेशन क्या था, मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल जो है बिना कोई डेविएशन के पास कर गया। इससे ये पता चला मोस्ट ऑफ द स्पेस इन द atom is empty, as most of the alpha particle passes through gold foil without deflection,
ज़्यादातर स्पेस जो एटम में होगा वो खाली होगा, ये उनका रिजल्ट था। क्यों? क्योंकि एज मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पासेस थ्रू द गोल्ड फॉइल विदाउट डिफ्लेक्शन, बिना कोई डिफ्लेक्शन के मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल पास कर गया था, इसीलिए उन्होंने बोला कि मैक्सिमम स्पेस क्या है, खाली है। मैक्सिमम स्पेस खाली है, इसीलिए अल्फा पार्टिकल इस साइड से उस साइड पास कर गया। ठीक है, कोई अगर हम ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट ले लेंगे, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट मतलब इस साइड से उस साइड उसको हम देख सकते हैं, इस साइड से उस साइड कोई भी चीज़ पास कर सकता है, तो इस साइड से उस साइड पास कर जाएगा कोई भी ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट में। तो उसी तरह एटम क्या किया, ट्रांसपेरेंट की तरह बिहेव किया, मतलब इस साइड से उस साइड मटेरियल क्या कर जाता है, पास कर जा रहा है। तो अल्फा पार्टिकल जो है इस साइड से उस साइड क्या कर गया, पास कर गया, बिना कोई डिफ्लेक्शन के, बिना कोई रुकावट के, एक साइड से दूसरे साइड एटम में गोल्ड फॉइल के पास कर गया। तो इससे ये पता चला कि मैक्सिमम स्पेस क्या है, खाली है। मैक्सिमम स्पेस एटम में कुछ नहीं है, मैक्सिमम स्पेस में कुछ नहीं है एटम में। ठीक है, दूसरा कंक्लूजन था, तो दूसरा ऑब्जर्वेशन याद कीजिए। दूसरा ऑब्जर्वेशन था कि कुछ एंगल पे कुछ अल्फा पार्टिकल सम एंगल पे क्या हुआ, डेविएट कर गया। तो एज सम अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्टेड एट सम एंगल, एज फ्यू लिख दीजिए यहाँ पे, as few alpha particle deflected at some angle, so he conclude that, he said that, he मतलब Rutherford said that there must be a positive particle inside an atom। ठीक है, तो फ्यू पार्टिकल जो है डिफ्लेक्ट कर गया सम एंगल पे, तो इससे ये उन्होंने बोला कि देयर मस्ट बी अ पॉजिटिव पार्टिकल इनसाइड एन एटम, वहाँ पर एटम में पॉजिटिव पार्टिकल होना चाहिए। एटम में क्या होना चाहिए, पॉजिटिव पार्टिकल। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे ये जो सपोज ये गोल्ड फॉइल था, ये क्या था, ये गोल्ड फॉइल था, तो ये गोल्ड फॉइल था, और हमने क्या किया, अल्फा पार्टिकल का स्कैटरिंग कराया इस पे, अल्फा पार्टिकल इस पे क्या किया, बम्बार्डिंग कराया। तो क्या हुआ, मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल बिना कोई डिफ्लेक्शन के पास कर गया, मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल बिना कोई डिफ्लेक्शन के पास कर गया। तो इससे ये पता चला कि मैक्सिमम स्पेस क्या है, खाली है। उसके बाद कुछ अल्फा पार्टिकल जो है सम एंगल पे क्या हो गया, डेविएट कर गया, कुछ अल्फा पार्टिकल सम एंगल पर डेविएट कर गया, कुछ अल्फा पार्टिकल सम एंगल पर डेविएट कर गया। इसका मतलब अल्फा पार्टिकल क्या होता है, अल्फा पार्टिकल होता है पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, हीलियम का न्यूक्लियस। तो इसका मतलब ये जब कुछ एंगल पर डेविएट किया, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर भी कोई एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, तब ना इसमें क्या हुआ, रिफ्लेक्शन हुआ। क्या हुआ इसमें, रिफ्लेक्शन मतलब रिपल्सन हुआ। ये पॉजिटिव पार्टिकल और इस पॉजिटिव पार्टिकल में क्या हुआ, रिपल्सन हुआ। इसीलिए ये अपने रास्ते से क्या हुआ, भटक गया, अपने रास्ते सीधा जा रहा था, टर्न हो गया, क्योंकि यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव पार्टिकल होना जरूरी है। तो ये बोला था रदरफोर्ड ने। उसके बाद एक पार्टिकल क्या हुआ, एक पार्टिकल रिटर्न हो गया 180 डिग्री पे। तो इससे उन्होंने कंक्लूजन निकाला, एज वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल bounced back at 180 degree as a result of direct collision होता है COLLISION, as direct collision of alpha particle with heavy mass, ये हेवी मास का क्या कॉन्सेप्ट है आपको बताते हैं, पहले इसको नोट कीजिए। उन्होंने बोला कि जो वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल था, 18,000 से 20,000 में एक अल्फा पार्टिकल ऐसा था जो 180 डिग्री पर क्या हो गया था, रिटर्न हो गया था। इसका मतलब उस अल्फा पार्टिकल का, वो जो अल्फा पार्टिकल है उसका डायरेक्ट कोल्यूजन हुआ है किससे, हैवी मास से कोल्यूजन हुआ है।
किससे? हैवी मास से। कैसे हैवी मास से कोलिजन हुआ है? सपोज इमेजिन कीजिए कि एक ट्रक है, बहुत बड़ा क्या है? ट्रक है, और एक अपना आप बाईसाइकिल से क्या करेंगे? ट्रक में कोलिजन करेंगे। तो ट्रक का तो बहुत हैवी मास है, आपका और आपके बाईसाइकिल का मास उसके कंपेयर में बहुत कम है। तो अगर आप उससे अगर कोलिजन करेंगे तो ट्रक थोड़ी ना पीछे जाएगा, आप पीछे आ जाएंगे। आप क्या होंगे? पीछे आ जाएंगे, क्योंकि उसका मास बहुत ही हैवी है। इसीलिए अल्फा पार्टिकल, सपोज मान लीजिए आप और आपका बाईसाइकिल क्या था? अल्फा पार्टिकल था। तो अल्फा पार्टिकल का बहुत ही कम मास है, और गोल्ड का न्यूक्लियस का तो बहुत ज़्यादा मास होता है। गोल्ड का एटॉमिक नंबर बहुत ज़्यादा है, उसका मास भी क्या होता है? बहुत ज़्यादा होता है। तो उससे टकराने के बाद ये क्या हो गया था? रिटर्न हो गया था 180 डिग्री पे। इसीलिए वहाँ पर क्या है? एक हैवी मास क्या है? प्रेजेंट है। यहाँ पर क्या है? हैवी मास प्रेजेंट होता है। तो उन्होंने यही बताया कि डायरेक्ट कोलिजन हुआ है अल्फा पार्टिकल का हैवी मास से। ठीक है, इसी हैवी मास को उन्होंने न्यूक्लियस नाम दिया था। नोट कीजिए, तब बताते हैं। दिख रहा है नीचे तक? चलिए, और इसी हैवी मास को उन्होंने नाम दिया न्यूक्लियस। चौथा कंक्लूजन, दिस हैवी मास पॉजिटिव पार्टिकल lie in very small space in an atom called nucleus। इन्होंने बोला कि ये जो हैवी मास है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल ही होगा हैवी मास। वो पॉजिटिव पार्टिकल, क्योंकि कोलिजन तब होगा, रिपल्सन तब हुआ। तो हैवी मास जो पॉजिटिव पार्टिकल था, जो कहाँ लाई करता है? वो लाई करता है वेरी स्मॉल स्पेस, बहुत ही कम स्पेस में लाई करता है एटम में, जिसका इन्होंने नाम दिया क्या? न्यूक्लियस। तो यहाँ से उन्होंने टोटल कंक्लूजन किसके बारे में दिया है? न्यूक्लियस के बारे में। देखिए, तो इन्होंने ये क्यों बोला कि वो स्मॉल स्पेस में है? इसलिए क्योंकि बहुत ही कम, वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल जो था 180 डिग्री पर क्या हुआ था? रिटर्न हुआ था। अगर इसका स्पेस ये ज़्यादा बड़ा होता तो बहुत अल्फा पार्टिकल, कहने का मतलब 10, 15, 20, 50, जैसे हम 20,000 अल्फा पार्टिकल पास कराए हैं, तो कम से कम 10,000 अल्फा पार्टिकल ऐसे ही, मतलब अगर ये ज़्यादा स्पेस में होता है, एटम में ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करता है, तो ज़्यादा अल्फा पार्टिकल बाउंस बैक होता है, ज़्यादा अल्फा पार्टिकल रिटर्न बैक होता है। तो चूंकि 18,000 से 20,000 अल्फा पार्टिकल अगर अल्फा रेंज अगर हम पास करेंगे, तो उसमें से एक अल्फा पार्टिकल ऐसा होगा जो 180 डिग्री पर रिटर्न हो जाएगा। इसीलिए उन्होंने बोला कि ये जो हैवी मास है बहुत ही कम स्पेस में लाई करता है। और उनका एक और कंक्लूजन, उन्होंने ये भी बताया कि द इलेक्ट्रॉन revolve around the nucleus in circular orbit, और उन्होंने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो रिवॉल्व करता है सर्कुलर ऑर्बिट में। ठीक है, तो ये सारा इनका क्या था? कंक्लूजन था। 3 इसका ऑब्जर्वेशन था। 3 ऑब्जर्वेशन क्या था? मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल बिना कोई डेविएशन के पास कर गया, कुछ अल्फा पार्टिकल सम एंगल पर डेविएट कर गया, और वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल जो था 180 डिग्री पर बाउंस बैक हो गया। उनसे उन्होंने 3-4 कंक्लूजन निकाला। पहला कंक्लूजन पहला ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड है, तो मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल जो बिना कोई डेविएशन के पास कर गया था, इससे उन्होंने बोला कि मैक्सिमम स्पेस एटम में क्या है? खाली है। दूसरे ऑब्जर्वेशन से उन्होंने दूसरा कंक्लूजन निकाला, जो कि कुछ अल्फा पार्टिकल सम एंगल पे डेविएट कर गया था। इसका मतलब एटम में पॉजिटिव पार्टिकल है, कहीं ना कहीं क्या है? पॉजिटिव पार्टिकल है। इसीलिए अल्फा पार्टिकल क्या हो रहा है? रिपल्सन के कारण। अल्फा पार्टिकल भी पॉजिटिव पार्टिकल होता है, तो रिपल्सन के कारण क्या हो रहा है? वो कुछ एंगल पे डेविएट कर जा रहा है। तीसरा कंक्लूजन, 18,000 से 20,000 अगर अल्फा पार्टिकल हम लोग पास करेंगे, तो उसमें से एक अल्फा पार्टिकल ऐसा होगा जो कि 180 डिग्री पर बाउंस बैक हो जाएगा। उनसे उन्होंने ये कंक्लूजन निकाला कि ये इसलिए हो रहा है क्योंकि कोलिजन हो रहा है हैवी मास से अल्फा पार्टिकल का। ठीक है, उन्होंने उस हैवी मास को नाम दिया न्यूक्लियस। मास को नाम दिया न्यूक्लियस। और उन्होंने बोला तब तक, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी हो चुका था,
थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी कर दिया था। तो उन्होंने बोला कि इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन सब एटॉमिक पार्टिकल है, तो एटम में कहीं ना कहीं तो इलेक्ट्रॉन का भी जगह होना चाहिए। तो उन्होंने बोला इलेक्ट्रॉन जो होता है रिवॉल्व करता है न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर ऑर्बिट में। ये सही है, ये उन्होंने सही बोला था, लेकिन इनका वो एक्सप्लानेशन नहीं दे पाए, वही हम लोग इनका लिमिटेशंस में पढ़ेंगे कि इस रदरफोर्ड थ्योरी का जो लिमिटेशंस क्या है वो हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं। ये इनका काफ़ी सक्सेसफुल रहा था और इन्होंने न्यूक्लियस का खोज किया था, ठीक है। और ये जो एक्सपेरिमेंट था, ये एक्सपेरिमेंट जो है इनके स्टूडेंट जिगर एंड मार्स्टन के द्वारा भी किया गया था। ऐसा नहीं है कि जिगर एंड मार्स्टन ही ये एक्सपेरिमेंट किए थे और रदरफोर्ड ने क्रेडिट ले लिया। एनसीईआरटी में लिखा है वो लाइन कि ये एक्सपेरिमेंट जिगर एंड मार्स्टन ने किया था। ये जिगर एंड मार्स्टन जो है इनके स्टूडेंट थे। स्टूडेंट कहने का मतलब असिस्टेंट साइंटिस्ट आप बोल सकते हैं, जो रदरफोर्ड के अंडर काम कर रहे थे। तो रदरफोर्ड ने ये पहले एक्सपेरिमेंट कर लिया था और इनको जो ऑब्जर्वेशंस मिला, ये ऑब्जर्वेशंस थोड़ा चौंकाने वाला था, इसलिए क्योंकि तब तक बहुत सारा सब एटॉमिक पार्टिकल डिस्कवर हो गया था। न्यूट्रॉन नहीं हुआ था, लेकिन और सारा सब एटॉमिक पार्टिकल डिस्कवर हो गया था। तो रदरफोर्ड का जो देखिए पहला ही ऑब्जर्वेशन क्या था, उनको पहला ही ऑब्जर्वेशन क्या मिला, पहला ही चीज़ उनको क्या मिला था एक्सपेरिमेंट में कि मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल क्या हो गया था, बिना कोई डिफ्लेक्शन के पास कर गया था। तो उनको इससे आश्चर्य ये हुआ कि एटम में तो बहुत सारा सब एटॉमिक पार्टिकल होता है, तो एटम सारा अल्फा पार्टिकल बिना कोई डिफ्लेक्शन के कैसे पास कर सकता है, ठीक है। तो ये तीनों जो ऑब्जर्वेशन इनको मिला था, ये उस पर थोड़ा उनको डाउट था कि ये सही है कि नहीं है, इसीलिए वो श्योर होने के लिए अपने स्टूडेंट जिगर एंड मार्स्टन को सब सेटअप बताए थे कि ऐसे एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट लेना, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस लेना और गोल्ड का चादर लेना और उस पर अल्फा पार्टिकल का बम्बार्डिंग कराओ और रिजल्ट जो आएगा हमको बताना, मतलब ऑब्जर्वेशन। तो उनके स्टूडेंट द्वारा भी वही ऑब्जर्वेशन आया था और उनके बाद रदरफोर्ड ने वो 3-4 कंक्लूजन बनाए थे, ठीक है। तो हम लोग अभी चलते हैं लिमिटेशंस इनके थ्योरी का क्या था। लिमिटेशंस, इनका पहला लिमिटेशंस, पहला क्या इन्होंने बोला था, वही जो एक इन्होंने बात बोला था कि इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व करता है सर्कुलर ऑर्बिट में, उनके बारे में ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए, क्योंकि मैक्सवेल के अनुसार, मैक्सवेल का जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी है उनके अनुसार कोई भी अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल एक्सीलरेट कर रहा है सर्कुलर ऑर्बिट में, तो वो कंटिन्यूसली रेडिएशन का इमिट करता है, और रेडिएशन इमिट करने के कारण वो क्या करेगा, उसका एनर्जी लॉस होता जाएगा। अगर आप सपोज दौड़ रहे हैं, एकदम कितना देर दौड़ पाइएगा, लगभग 1 घंटा तक दौड़ पाइएगा, 20 मिनट, आधा घंटा तक दौड़ पाइएगा। धीरे धीरे दौड़ते शुरू में स्पीड ज़्यादा होता है, धीरे धीरे स्पीड हम लोग का क्या होगा, कम होते जाएगा, क्योंकि एनर्जी कंटिन्यूसली लॉस होगा। धीरे धीरे कम होते हम लोग क्या आ जाएंगे, रेस्ट में आ जाएंगे। इसीलिए इस तरह ही मतलब मैक्सवेल के थ्योरी अनुसार अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर रिवॉल्व कर रहा है किसी भी सर्कुलर ऑर्बिट में, एक्सीलरेट कर रहा है, तो वो कंटिन्यूसली एनर्जी का क्या करेगा, इमिट करेगा। मैक्सवेल के अनुसार एनी एक्सीलरेटेड चार्ज पार्टिकल continuously emits energy in the form of radiations. कोई भी चार्ज पार्टिकल, कोई भी एनी एक्सीलरेटेड चार्ज पार्टिकल, कोई भी एक्सीलरेटेड चार्ज पार्टिकल वो लगातार क्या करता है, एनर्जी का लॉस करता है, एनर्जी क्या करता है, इमिट करता है रेडिएशंस के फॉर्म में, ठीक है। तो देखिए एनर्जी अगर लॉस करेगा रेडिएशन के फॉर्म में, तो उसका धीरे धीरे एनर्जी क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। धीरे धीरे एनर्जी कम होता जाएगा तो क्या करेगा, एक स्पाइरल पाथ में आके और न्यूक्लियस में गिर जाएगा और एटम क्या हो जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा। जैसे सपोज ये क्या है, ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, ये न्यूक्लियस है और ये इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन क्या किया, तो रिवॉल्व करना चालू किया, इलेक्ट्रॉन में माइनस चार्ज, इससे प्लस चार्ज, ये चार्ज एक्सीलरेट कर रहा है इस सर्कुलर पाथ में, और ये धीरे धीरे मोशन करते करते इसका क्या हो गया, एनर्जी का लॉस करेगा, तो इसका ऑर्बिट क्या हो जाएगा, धीरे धीरे कम होते ये क्या करेगा, ये न्यूक्लियस में आके इलेक्ट्रॉन गिर जाएगा, और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में गिर जाएगा तो क्या हो जाएगा, एकदम एक्सप्लोजन हो जाएगा, और एटम क्या हो जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा। एटम क्या हो जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा। तो इनके अनुसार रदरफोर्ड ने तो सिंपल बोल दिया कि
जो इलेक्ट्रॉन होता है सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करता रहता है, लेकिन उनका ये रीज़न नहीं बता पाए कि ऐसा होगा कि नहीं होगा, कि ये क्यों होगा, ठीक है। इनके बारे में उन्होंने कुछ एक्सप्लेन नहीं कर पाए, इसीलिए इनका क्या है, लिमिटेशंस है। और अगर एटम और कैलकुलेशन बताया, बहुत सारा कैलकुलेशन करने के बाद ये पता चला ये काम जो है 10⁻⁸ सेकेंड में हो जाएगा। सोच रहे हैं मतलब कितना कम समय में एटम कोलैप्स कर जाएगा। तब तो हम भी नहीं रह पाएंगे, आप भी नहीं, ये जिस मोबाइल से हम शूट कर रहे हैं वो भी नहीं, ये ब्लैक बोर्ड भी नहीं, ये व्हाइट बोर्ड भी नहीं, कुछ भी नहीं रह पाएगा, ये पूरा यूनिवर्स डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ठीक है, इनके थ्योरी के अनुसार। लेकिन ऐसा तो नहीं होता है, ऐसा होता है, ऐसा तो नहीं होता है, ठीक है। तो यही इनका क्या है, लिमिटेशंस है। रदरफोर्ड इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पाए, वो सिर्फ उन्होंने बता दिया था कि इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर, ये बात तो ठीक है। बाद में चल के अगला लेक्चर उसी पे आएगा, नील बोर ने बताया था कि कोई भी इलेक्ट्रॉन फिक्स सर्कुलर ऑर्बिट में फिक्स एनर्जी के साथ घूमता है, ठीक है, तो वो नील बोर ने बताया था। तो ये इनका क्या है, लिमिटेशंस है, ठीक है। लिमिटेशंस क्या था कि कोई भी चार्ज पार्टिकल, ये तो किसके अनुसार है, ये अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल, अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के अनुसार कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर सर्कुलर पाथ में एक्सीलरेट कर रहा है तो वो कंटिन्यूसली एनर्जी का लॉस करता है, और एनर्जी के लॉस करने के कारण वो स्पाइरल पाथ में जाके ये न्यूक्लियस में गिर जाएगा, और पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज पार्टिकल अगर एक साथ आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, एक्सप्लोजन हो जाएगा और एटम कोलैप्स हो जाएगा। ये भी लिख सकते हैं, ये स्टेबिलिटी ऑफ एटम के बारे में नहीं बताया, ये क्या लिख सकते हैं, ही कुड नॉट एक्सप्लेन अबाउट स्टेबिलिटी ऑफ एटम, स्टेबिलिटी ऑफ एटम, एटम के स्टेबिलिटी के बारे में उन्होंने नहीं बता पाया। यही इनका क्या है, लिमिटेशंस है, लिमिटेशंस, ये इनका क्या है, लिमिटेशंस है, ठीक है। इनको नोट कीजिए। उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। नोट कर लिया आप लोगों ने। एक छोटा सा टॉपिक रह गया है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, उसको हम लोग डिस्कस करते हैं, उसके बाद ये लेक्चर को खत्म करेंगे। उससे सवाल कभी कभार पूछा जाता है, एडवांस में भी एक बार सवाल पूछा गया है। टॉपिक का नाम है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, टॉपिक का नाम है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, क्लोजेस्ट अप्रोच। इस वीडियो में पढ़ाना है क्योंकि इसका जो है मतलब यही एक्सपेरिमेंट का थोड़ा सा एप्लीकेशन है यहाँ पे। जैसे हम लोगों ने क्या किया था, हीलियम का, कहने का मतलब अल्फा पार्टिकल का बम्बार्डिंग कराया था किस पे, एक गोल्ड के चादर पे, एक गोल्ड फॉइल पे। ये क्या है, गोल्ड फॉइल है, ये गोल्ड फॉइल है। इस पे हम लोगों ने क्या किया था, अल्फा पार्टिकल का बम्बार्डिंग कराया था। तो एक केस, तीसरा ऑब्जर्वेशन क्या था कि अल्फा पार्टिकल थोड़ा दूर जाएगा, ये भी पॉजिटिव, यहाँ पर भी ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, क्योंकि ये न्यूक्लियस में क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होता है, रदरफोर्ड ने बताया, ठीक है, आपको मैंने बताया था तीसरा कंक्लूजन में। तो ये जाते 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 ऐसे मूव करेगा, और एक पोजीशन इनका मतलब ये अल्फा पार्टिकल का एक पोजीशन ऐसा आएगा जब इसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, इसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। उसके बाद ये क्या हो जाएगा, रिटर्न होना शुरू हो जाएगा। तीसरा ऑब्जर्वेशन क्या था कि एक अल्फा पार्टिकल 18,000 से 20,000 में एक अल्फा पार्टिकल ऐसा था जो कि 180 डिग्री पर रिटर्न हो गया था। वही ये केस ले रहे हैं हम। तो ये अल्फा पार्टिकल क्या होगा, तो धीरे धीरे क्या होगा, यहाँ पर भी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, यहाँ भी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, पहले एकदम स्पीड में जाना शुरू करेगा, लेकिन जैसे ही उसका रिपल्सन फील होगा, यहाँ पर जो चार्ज पार्टिकल है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, यहाँ पर जो गोल्ड का न्यूक्लियस है, तो ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल का जैसे जैसे रिपल्सन फील होगा, ये क्या होगा, धीरे धीरे इसका स्पीड क्या होगा, रुकना शुरू हो जाएगा, धीरे धीरे क्या हो जाएगा, स्पीड कम हो जाएगा, और एक ऐसा पोजीशन आ जाएगा जहाँ पर ये क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, जहाँ पर ये क्या हो जाएगा, इसका वेलोसिटी जीरो हो जाएगा, और रिपल्सन तो कंटिन्यूसली लग रहा है, तो रुकने के बाद ये क्या हो जाएगा, फिर पीछे आना शुरू हो जाएगा, पहले तो आगे जाएगा और फिर रिटर्न होना शुरू हो जाएगा। तो यही जो मैक्सिमम डिस्टेंस जहाँ तक ये जा पाएगा, उसी को हम क्या बोलते हैं, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। कितना न्यूक्लियस के क्लोज जा पाएगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। सपोज ये इसका पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, इसका ये पॉजिटिव, ये अल्फा पार्टिकल है, ये एकदम पूरा पहले स्पीड में जाएगा, उसके बाद धीरे धीरे रिपल्सन खुलेगा, ये रुक जाएगा, और रिपल्सन तो अभी भी लग रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, अब तो रुक गया है, तो ये क्या हो जाएगा, पीछे आना शुरू हो जाएगा, रिटर्न बैक हो जाएगा, ठीक है। तो ये मैक्सिमम कितना डिस्टेंस तक जा पाएगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, ठीक है। तो ये अल्फा पार्टिकल है, ये गोल्ड का न्यूक्लियस है, तो अल्फा पार्टिकल को यहाँ पर ये मान लेते हैं फर्स्ट, इसको मान लेते हैं हम लोग सेकेंड, और दोनों को क्या हम लगाते हैं, एनर्जी कंजर्वेशन लगाते हैं, ठीक है, बाय यूजिंग एनर्जी कंजर्वेशन।
यहाँ से हम लोग आर का वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, एनर्जी कंजर्वेशन यहाँ से लगाएंगे और ये यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस जो है, यहाँ से ये और इसका डिस्टेंस अल्फा पार्टिकल का और इसका डिस्टेंस इन्फिनिटी है। क्या है? इन्फिनिटी है। ठीक है, तो आप लोगों को पता होगा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv²। और कोई भी एक चार्ज, ये q1 है और एक ये चार्ज q2 है, दोनों के बीच का डिस्टेंस r है, तो इसका पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने एक वीडियो में और बताया था आपको, k q1 q2 अपॉन r², जहाँ पर k का वैल्यू होता है 9 × 10⁹। ठीक है, k का वैल्यू क्या होता है, 9 × 10⁹ होता है, r² नहीं होता है, r होता है। क्या होता है, k q1 q2 अपॉन r, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। तो एनर्जी कंजर्वेशन, पोटेंशियल एनर्जी फर्स्ट प्लस पोटेंशियल एनर्जी सेकेंड, पोटेंशियल एनर्जी फर्स्ट प्लस काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट, ये फर्स्ट पार्टिकल, ये बराबर पोटेंशियल एनर्जी सेकेंड प्लस काइनेटिक एनर्जी सेकेंड। इसमें हम क्या लगाएंगे, एनर्जी कंजर्वेशन। तो पहला क्या है, अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल का पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, चूंकि ये रेडियस, चूंकि ये डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, इन्फिनिटी है, तो यहाँ पर इन्फिनिटी रखेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी क्या आ जाएगा, 0। तो पहला अल्फा पार्टिकल का पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया, 0। उसके बाद काइनेटिक एनर्जी अल्फा पार्टिकल का, तो हाफ m अल्फा v अल्फा का स्क्वायर बराबर पोटेंशियल एनर्जी सेकेंड पार्टिकल का। तो देखिए, तो अल्फा पार्टिकल तो यहाँ पर आ गया, अब सेकेंड कंडीशन में अल्फा पार्टिकल तो यहाँ आ जाएगा, अल्फा पार्टिकल तो यहाँ आ जाएगा। तो इसके बीच का डिस्टेंस कितना है, r है डिस्टेंस, और ये एक पार्टिकल, ये एक पार्टिकल, तो इसका एनर्जी क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, k q1 कितना है, q1 कितना है, अल्फा पार्टिकल है q1, तो इसका क्या लिख सकते हैं, चार्ज इस पर कितना है, 2 प्लस मतलब ये प्रोटॉन का चार्ज है, तो 2 इंटू ई लिख सकते हैं। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का चार्ज सेम होता है, सिर्फ माइनस प्लस का डिफरेंस होता है। प्रोटॉन का चार्ज भी होता है 1.6 × 10⁻19 कूलम, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी माइनस के साथ -1.6 × 10⁻19 कूलम होता है। और दूसरा चार्ज पार्टिकल क्या है, दूसरा चार्ज पार्टिकल है यहाँ पर गोल्ड का न्यूक्लियस। तो मान लेते हैं गोल्ड का एटॉमिक नंबर Z और उस पर चार्ज प्लस, तो कितना Ze, और प्लस और माइनस चार्ज सेम होता है, ये प्रोटॉन का चार्ज है। और उसके बाद इसके बीच का डिस्टेंस कितना है, ये r, यही r हमको निकालना है, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। प्लस इसका काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, 0। यहाँ पर अल्फा पार्टिकल का वेलोसिटी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इसको इधर लाएंगे, इसको इधर लाएंगे, तो हमको क्या मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, हमको r मिल जाएगा। ठीक है, तो r बराबर यहाँ से हो जाएगा, इसको नीचे लेके जाइए, इसको अगर क्या करेंगे, ऊपर लेके जाएंगे तो हो जाएगा 4kZe²। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 और 2 हो जाएगा 4kZe, और ई क्या हो जाएगा, ZE, ई और ई क्या हो जाएगा, ई का स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन m अल्फा v अल्फा का स्क्वायर। यहाँ से हमको r का वैल्यू मिल गया, यही क्या है, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। ठीक है, जहाँ पर आपको सबका वैल्यू आपको पता है, k का वैल्यू होता है 9 × 10⁹। उसके बाद e क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है, z होता है एटॉमिक नंबर गोल्ड का। अगर एक बार एग्जाम में पूछा था क्वेश्चन, यहाँ पर कॉपर दे दिया था, यहाँ पर क्या देता है, गोल्ड के जगह पे कॉपर, तो कॉपर का एटॉमिक नंबर दे दीजिएगा। e मतलब इलेक्ट्रॉन का चार्ज, आपको इलेक्ट्रॉन का चार्ज मैंने बताया था, e बराबर होता है 1.6 × 10⁻19 कूलम। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है। और वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल आपको पता होगा, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल आपको पता होगा। ठीक है, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल क्या होता है, अल्फा पार्टिकल का मास कितना होगा, जितना हीलियम का मास होता है। ठीक है, 4 × मास ऑफ प्रोटॉन। मास ऑफ अल्फा पार्टिकल हो जाएगा 4 × मास ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन का मास जितना होता है उसके 4 गुना। ठीक है, इसको नोट कीजिए, इस पर सवाल आता है। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को। तो इस पर बहुत बार सवाल पूछा गया है। कभी कभार यहाँ पे अल्फा पार्टिकल की जगह पे प्रोटॉन भी दे सकता है। अल्फा पार्टिकल की जगह पे प्रोटॉन दे देगा, तो आप यहाँ पर क्या करिएगा, वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन दे देंगे और मास ऑफ प्रोटॉन भी यहाँ पर दे सकते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने कुछ नहीं किया है, यहाँ से जो थर्ड ऑब्जर्वेशन था रदरफोर्ड का, उससे हम लोगों ने ये मतलब ये डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच को ये डिराइव किया फार्मूला। कैसे, तो हीलियम, ये जो अल्फा पार्टिकल है क्या किए, अल्फा पार्टिकल का बम्बार्डिंग इस पे होता है। तो एक केस ऐसा आया था गोल्ड फॉइल पे, एक केस ऐसा आया था जब ये क्या होता है 180 डिग्री पर अल्फा पार्टिकल रिटर्न हो गया था। तो हम लोगों ने क्या किया, एनर्जी कंजर्वेशन इस पे लगा दिया। ये फर्स्ट पार्टिकल मान के, इसको सेकंड पार्टिकल मान के, पोटेंशियल एनर्जी फर्स्ट प्लस काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट बराबर पोटेंशियल एनर्जी सेकंड प्लस काइनेटिक एनर्जी सेकंड। तो इसका पोटेंशियल एनर्जी 0 होगा क्योंकि ये इन्फिनाइट डिस्टेंस पे है, दोनों क्या है इन्फिनाइट डिस्टेंस पे है। काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा हाफ m अल्फा v अल्फा स्क्वायर, और इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है k q1 q2 अपन r। ठीक है, तो k हो गया जो कांस्टेंट होता है 9 × 10⁻9 होता है इसका वैल्यू, और ये q1 मतलब अल्फा पार्टिकल का चार्ज, q1 मतलब अल्फा पार्टिकल का चार्ज। तो अल्फा पार्टिकल में कितना चार्ज है, 2
टू तो पहले से टू प्लस है ना, तो टू मतलब ये टू और ये प्लस मतलब इलेक्ट्रॉन का चार्ज, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का चार्ज सेम होता है, प्लस इसका न्यूक्लियस का चार्ज कितना होगा जेड, जितना एटॉमिक नंबर होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है प्रोटॉन होता है, तो जेड इंटू ई और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का चार्ज सेम होता है। और ये दोनों के बीच का डिस्टेंस, दोनों को सॉल्व किए, इसको इधर लेके आए इसको इधर लेके गए, तो आर बराबर आ गया 4 kZe²